हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस लवर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर पे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जीके प्लस जीएस के क्विज के 10 क्वेश्चन जो कि मैंने उठाए हैं आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 25 से। तो जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा विद एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं। टोटल अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो वो 30 प्लस ही हो जाती है। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक अच्छे से देख लेना, डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे आपको आपके नेवी एसएसआर एंड नेवी डबल का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, अभी 26 से लेके फरवरी के बीच में। ठीक है, तो इस बीच में जो आपका एग्जाम होगा तो डेफिनेटली उसमें जितने भी जीके प्लस जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर को छोड़ के इन वीडियोस पे आप बिल्कुल क्या कि मतलब विश्वास कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन है कि सल्फर का सामान्य नाम क्या है या फिर द कॉमन नेम ऑफ सल्फर इज। ओके, तो ये मैं आपको बता दूं, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गंधक या फिर ब्रिमस्टोन। जो सल्फर होता है, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो मेरे को एक कमेंट करके बताना कि सल्फर होता है ये क्या कि मतलब इसका परमाणु क्रमांक क्या है या फिर इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, बाकी इसका जो सामान्य नाम है वो मैं आपको बता दूं, होता है ब्रिमस्टोन या फिर गंधक। ठीक है, बाकी एक दो और क्वेश्चन चलो आपको बता देता हूं। एक है कि एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जाता है, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है इसको कौन से अयस्क से प्राप्त किया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। बाकी एक क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि रेडियो धर्मिता। ठीक है, रेडियो धर्मिता, आई होप आप समझ ही गए होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं, रेडियो धर्मिता। बाकी मैंने नाम भी यहाँ पे रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मिता थी। इसकी क्या की खोज किसने की थी या फिर इसके बारे में किसने बताया था। तो यह बताया था बेकुरल ने। ठीक है, और इन्होंने नहीं क्या फिर गामा किरणों की क्या की खोज की थी। ठीक है, बेकुरल ने गामा किरणों की खोज भी की थी। एक ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि नाइक्रोम, इनको साथ साथ में नोट करते रहना, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। ठीक है, कि जो नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, ये कौन कौन सी धातु से मिलकर बनी होती है। तो ये बनी होती है निकिल से, क्रोमियम से और आयरन से। ठीक है, निकिल, क्रोमियम और आयरन, इन तीनों से मिलकर बना होता है नाइक्रोम। ठीक है, और बाकी मैंने जो आपको बोला है कि आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताना कि सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या है या फिर इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सारे मेरे को कमेंट करके डेफिनेटली बताने वाले हो। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच सिटी। जो नीचे आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आपको बताना है कि जो काला घोड़ा कला उत्सव है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो ये काला घोड़ा जो कला उत्सव है ये 9 दिन तक चलता है। और ये क्या है कि मतलब मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और मुंबई में भी अगर पर्टिकुलर मुंबई की बात की जाए तो साउथ मुंबई में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, 9 दिन चलने वाला ये उत्सव, और ये हमेशा फरवरी का जो फर्स्ट सैटरडे होता है, ठीक है, वहाँ उस दिन उसकी स्टार्टिंग होती है। और जो फरवरी का क्या है कि सेकंड संडे होता है, उस दिन इसका क्या है कि अंतिम डे होता है इस काला घोड़ा कला उत्सव का। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आप याद रखोगे। बाकी मैं आपको अब क्या कि महाराष्ट्र, आपको पता है कि जो महाराष्ट्र है उसकी क्या की कैपिटल क्या है, आपको पता है कि मुंबई है। तो अब मैं क्या कि महाराष्ट्र के आपके सीएम और गवर्नर के क्या कि नाम बता देता हूँ। तो सीएम का नाम तो मैं आपको बता दूँ, देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है विद्यासागर राव। ठीक है, काफ़ी अच्छा नाम है, याद रख सकते हो आप, विद्यासागर राव, अच्छे से याद रख लेना गवर्नर कौन है। और सीएम है इनके देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, काफ़ी अलग सा नाम है, मतलब याद रह जाएगा आपको। ठीक है, आगे है कि विच रे क्वेज स्किन डैमेज, त्वचा क्षति कौन सी किरणों के परिणाम स्वरूप होती है। तो यहाँ पे अब मैं आपको एक लंबा चौड़ा लेक्चर देने वाला हूँ इस पर। ठीक है, तो एकदम अच्छे से जो भी बताऊँ वो सुन लेना। जैसा कि आपको पता ही है कि मेनली 7 क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है, अब इनमें से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण, किरण के कारण क्या है कि त्वचा को क्षति होती है। तो ये मैं आपको बता दूं, परावैंगनी यूवी किरणें। ठीक है, अब यूवी किरणें ये सूर्य के प्रकाश में भी होती है, बट जो ओजोन परत है पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, O3 की जो लेयर होती है वो क्या है कि इनको वहीं पे रोक लेती है या फिर वापस रिफ्लेक्ट करके क्या है कि सूर्य की ओर ही भेज देती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि ओजोन जो परत है वो हमारे लिए यूजफुल है। अगर ओजोन परत ना हो और ये यूवी रेज है वो हमारी तरफ आने लग जाए, ठीक है, तो हमारी जो त्वचा का कैंसर और जैसी क्या है कि गंभीर जो बीमारियां हैं वो हो सकती है। ठीक है, और वैसे यूवी रेज होते हैं, इनका उपयोग क्या है कि जो जीवाणु वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए किया जाता है। ठीक है, बाकी मैं आपको अब एकदम अच्छे से बताता हूँ कि जो 7 मैंने आपको बोला है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है, तो उनमें से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा
आवर्ती किसकी होती है, और जिसकी जितनी ज़्यादा आवर्ती होगी उतना ही ज़्यादा उसका तरंग दैर्ध्य होगा। ठीक है, अब अगर मैं पूछ लूँ कि निम्न में से जो आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग की आवर्ती सबसे ज़्यादा है, तो वो होती है गामा किरणों की। ठीक है, और गामा किरणों की आवर्ती इतनी ज़बरदस्त होती है कि अगर इसके सामने 30 सेमी मोटाई की एक लोहे की चादर रख दें तो ये उसको भी क्रॉस कर सकती है। ठीक है, ये जो गामा रेज होती है। ठीक है, गामा रेज के बाद मैं आपको बता दूं आती है एक्स रेज। ठीक है, और एक्स रे होती है इसकी मतलब जो एक्सरे मशीन वगैरह में आप नहीं बोलते एक्सरे करवाया है, हड्डी टूट गई तो उसका क्या करते हैं, एक्सरे करवाते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो आवृत्ति होती है वो एक्सरे किरणों की होती है, इनकी विभेदन क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। अब याद रख लेना कि गामा किरणों की तो खोज किसने की थी, बेकुरल ने की थी। एकदम अच्छे से याद रखना ये, बेकुरल ने। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सरे किरणें हैं इनकी खोज किसने की थी, तो ये की थी रोजन ने। ठीक है, रोजन और बेकुरल, एकदम अच्छे से याद रखना, हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात आती है यूवी रेज की, जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो स्किन डैमेज होता है वो कौन सी किरणों के कारण होता है, यूवी रेज के कारण होते हैं। ठीक है, तो यूवी किरणें हैं इनकी क्या कि तीसरे नंबर पर आवर्ती होती है। बाकी इनका आवर्ती प्रास अगर आप याद रखना चाहते हो तो वो मैं आपको बता देता हूँ, 10 की पावर 18 मीटर से 10 की पावर 16 मीटर से लेके 10 की पावर 14 मीटर तक होती है इनकी। ठीक है, 10 की पावर 16 से लेके 10 की पावर 14 मीटर तक इनकी क्या की आवर्ती होती है पर सेकेंड। ठीक है, बाकी ज़्यादा एक बार इसको आप छोड़ दीजिए, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो फिर आपके लिए वो यूज़फुल है। ठीक है, और यूवी रेज है इनकी मैं आपको बता दूं खोज किसने की थी, ये की थी रीटर ने। ठीक है, रीटर। और एक क्वेश्चन अब ये भी बनता है कि जो हमारे टीवी का रिमोट होता है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि टीवी की रिमोट में कौन सी तरंगें हैं, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का की यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि टीवी के रिमोट में मैं आपको बता दूं, एक तो होती है अवरक्त किरणें और दूसरी होती है रेडियो तरंगे, इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अवरक्त तरंगे और रेडियो तरंगे। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग की सबसे कम आवर्ती और सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य होती है, तो वो होती है द्विग रेडियो तरंगे, जिनकी खोज की थी मार्कोनी ने। ठीक है, जितने भी फैक्ट बताए हैं अगर आपने इनको अच्छे से नोट डाउन किए ना तो नेवी के एग्जाम में मान के चल लीजिए आपका 1 नंबर पक्का हो चुका है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपने किया नहीं किया आपका ही फायदा आपका ही घाटा, आप अपना खुद जानो। ठीक है, तो बाकी अब चलो आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल के प्रयोग होने वाले 2 संस्करण हैं, तो कल ही इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि अभी सबसे लेटेस्ट इसका वर्जन है वो है IP वर्जन 6 है, और उससे पहले का जो वर्जन होता था वो था IP वर्जन 4। और जो IP वर्जन 6 है ये क्या है कि 128 बिट्स पे काम करता है, और इसमें इसका मतलब साइज़ होता है वो 128 बिट्स का होता है। और IP वर्जन 4 होता है, इसका जो मतलब बिट्स होते हैं वो होते हैं 32 बिट्स पे काम करता है। ठीक है, और IP का मीन्स होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिया तो ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे है कि अशोक कौन से वंश का शासक था, तो ये मैं शॉर्टली इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। C नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, मौर्य वंश का शासक था। और मौर्य वंश था, इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र का नाम था कौन, अशोक। ठीक है, तो मतलब अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, वही क्या कि मुगल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और एक अशोक के बारे में ये भी ध्यान रख लेना, ये बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। ठीक है, बट इनके दादाजी थे वो क्या कि जैन धर्म को फॉलो करते थे। और जो चंद्रगुप्त मौर्य, एक क्वेश्चन ये भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने अंतिम दिन थे, ठीक है, वो कहाँ पर बिताए थे, तो वो बिताए थे श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। ठीक है, श्रवण बेलगोला, तो वहाँ पे क्या कि मतलब जैन धर्म में कुछ ऐसी एक विधि होती है, खुद के मतलब शरीर को क्या है कि मतलब भूखा रख कर क्या है कि वो कुछ मतलब उनका धार्मिक जो मतलब क्रियाकलाप होता है वो करते हैं, तो उसी कारण उनकी क्या है कि वहाँ पे मृत्यु हो गई थी श्रवण बेलगोला में। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो आगे का क्वेश्चन है कि एक आदर्श द्रव की श्यानता क्या होती है। श्यानता सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 मान लीजिए लिक्विड की लेयर है, ठीक है, तो इनका एक दूसरे के सापेक्ष गति करना ये गुण है, ये श्यानता कहलाता है। जैसे पानी क्या है कि पानी की लेयरें एक दूसरे के सापेक्ष क्या की गति करते रहते हैं, तो उसकी श्यानता क्या है। अब द्रव जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता क्या है कि उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और जितना द्रव कम गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी ही कम होगी और वो उतना ही ज़्यादा क्या ही फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो आदर्श द्रव होता है उसकी श्यानता कितनी होती है, उसकी होती है 0 श्यानता। ठीक है, जितनी ज़्यादा कम उसकी श्यानता होगी उतना ही ज़्यादा क्या भी अच्छे से फ्लो कर पाएगा। ठीक है, और जितने वो क्या कि श्यानता उसकी क्या कि ज़्यादा होगी
ठीक है, उतना ही वो क्या है कि गाढ़ा होगा, जितनी ज़्यादा शांता होगी उतना ही वो गाढ़ा होगा और उतने ही कम उसकी ले रहे हैं वो गति कर पाएगी। ठीक है, तो ये होता है शांता का गुण। ठीक है, एक आदर्श द्रव होता है उसकी शांता 0 मानी जाती है, जो पॉसिबल नहीं है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं 12 अनुसूचियां हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी, तो वो आपका जो बी नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, 8 थी। और अभी प्रेजेंट में कितनी है, 12 है। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि जो पंचायती राज से रिलेटेड जो एक अनुसूची है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा क्या की जोड़ी गई थी। ठीक है, संविधान संशोधन के द्वारा अगर बताओगे तो अच्छा लगेगा, पहले बहुत बार आपको बता चुका हूं। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय चुनाव आयुक्त कौन था, तो ये था बी नंबर ऑप्शन सुकुमार सेन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता दूं कि पिछले साल की अगर बात की जाए, मतलब दिसंबर 2008 से पहले, तो हमारे चुनाव आयुक्त थे, ठीक है, मैं आपको बता दूं रावत सर। ठीक है, अब उनका ओपी रावत, पूरा नाम भी याद आ गया मेरे, ओपी रावत थे। ठीक है, अब क्या कि दिसंबर 2012 में, सॉरी दिसंबर 2018 में जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है वो चेंज हो चुके हैं। तो ये आपके करंट अफेयर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपको करंट अफेयर करवाऊंगा तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा। ठीक है, तो आप मेरे को बताइए कि जो ये अभी प्रेजेंट में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है। ठीक है, अगर बताओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आगे का क्वेश्चन है कि खासी जनजाति, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, आप बताओ ना बताओ, पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सुनील अरोड़ा। ठीक है, जो अभी हमारे प्रेजेंट में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है सुनील अरोड़ा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे है कि खासी जनजाति कहाँ पर रहती है इन चारों राज्यों में से, तो ये मैं बता दूं मेघालय में रहती है। ठीक है, मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलांग। और मेघालय में 3 जातियाँ हैं जो मेनली रहती है, खासी, गारो, जयंतिया। और यह तीनों ही खासी, गारो, जयंतिया जो मेघालय की जो 3 पहाड़ियाँ हैं उनका नाम है। और उन्हीं पहाड़ियों के नाम पे या फिर इन्हीं जनजाति के नाम पे उन पहाड़ियों का नाम रखा गया है, खासी, गारो, जयंतिया। ठीक है, तो अच्छे से याद रख लेना। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित है, तो ये मैं आपको बता दूं डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप सभी ने इसको खूब इन्जॉय किया होगा। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको बताई है एकदम अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और इससे पहले कि अगर आप इस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, नेवी के एग्जाम से पहले देख लीजिए, वरना बाद में तो आपको पछताना ही है। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।